नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग भी मैं एक प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ। क्या केजरीवाल को कानूनी मुद्दों पर फंसाकर लंबे समय तक जेल में रखने का योजना केंद्र सरकार बना रही है? कल जिस प्रकार बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनु मिश्रा, हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने एक साझा पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका अपरोक्ष रूप से इशारा कांग्रेस की ओर और विपक्षी नेताओं की ओर है, और साथ में उन वकीलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, या यूं कह लीजिए सरकार की नादरशाही के खिलाफ विपक्षी नेताओं के जो केस लड़ते हैं, या जो ईडी के दुरुपयोग को लेकर स्वतंत्र रूप से कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में जिस प्रकार ये कहा गया कि ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर हमला है और विपक्षी नेताओं और वकीलों का ये गठजोड़ न्यायपालिका पर दबाव बनाकर अपने पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर बार एसोसिएशन को या इनके पदाधिकारियों को, वकीलों को स्पष्ट तौर पर ये उनका पूरा अधिकार है कि वो न्यायालय की गरिमा की रक्षा हेतु पत्र लिखें, उस पर आचरण करें। लेकिन यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है कि जब वर्तमान सरकार न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ को, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश खुद भी शामिल थे, उनके निर्णय को पलट देता है, जब चुनावी चंदे के लिए ईडी एक दल विशेष को पैसे दिलाने के लिए उद्योगपतियों पर छापा लगाती है, दल तोड़ने के लिए वो विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों पर कार्रवाई करते हैं, और जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये जांच रोक दी जाती है। दिल्ली के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश संभवतः वो वकील भूले नहीं होंगे कि जो उन्होंने कहा था माननीय न्यायाधीश ने कि सुरक्षा, पुलिस और भूमि के अलावा जितनी भी सेवा के काम हैं उनका अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? केंद्र सरकार ने बहुमत के सहारे माननीय न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और सभी अधिकार एलजी यानी कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको सौंप दिए। क्या वकीलों को उस समय न्यायालय के सम्मान की याद नहीं आई? उस समय भी संभवतः ये वकील चुपचाप बने रहे, जब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कुछ निर्देशों पर गोदी मीडिया और ट्विटर के
भाजपाई ट्रोल आर्मी ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए, उनके मीम बनाए। तब इन वकीलों को न्यायालय की गरिमा दिखाई नहीं दी, या जब न्यायालय ने ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक है, तो क्या इन वकीलों ने ये निवेदन किया कि आप पूरे दम से निर्णय दीजिए और मैं आप लोगों के सम्मान के लिए वकील बरादरी आपके साथ खड़ी है। अभी हाल में ही मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने किस तरह से एसबीआई को फटकार लगाते हुए 48 घंटे में ही चुनावी चंदे का ब्यौरा ले लिया, जिसके लिए एसबीआई अपने वकील के जरिए 3-4 महीने का समय मांग रहा था। जब सभी बातें सार्वजनिक हो गई हैं कि किस प्रकार से आप देखिए उद्योगपतियों पर छापे डाले गए, और छापे के बाद जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया तो उन्हें न सिर्फ जमानत मिल गई, वह छापों का क्रम भी रुक गया। यानी कि ईडी सरकार के लिए फंड जुगाड़ने का काम भी करने लगी। जो ईडी दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को एक अपराधी, जैसे कि ईडी पहले अपराधी शरद रेड्डी को कह चुकी है कि ये मुख्य वो है, लेकिन जब उसने 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उसके बाद न सिर्फ उन्हें बेल मिल गई, बल्कि उनके केस कहाँ पड़े हैं ये भी अब देखने की बात होगी। यहाँ तक कि वो सरकारी गवाह भी बन गए। आज कल अपना पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार निचली अदालत में ईडी की कार्यशैली की पोल खोली और उन्होंने 4 उदाहरण देकर ये गिनाया कि क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने के लिए ये सबूत पर्याप्त हैं। यहाँ तक केजरीवाल ने निवेदन किया कि इन्हीं जो 4 गवाह को लेकर ईडी ने हमारे खिलाफ जो मामला बनाया है, यही गवाहों ने 6-9 बार बयान दिए। 8 बार उनके बयान में मेरा या मेरे पार्टी का कोई नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही सरकारी गवाह बनकर किसी गवाह ने जैसे ही मेरे खिलाफ बोला तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल भेजा जाने लगा, यहाँ तक कि मुझे भी जेल के अंदर डाल दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईडी के रिमांड के खिलाफ वो अदालत में नहीं आए हैं, बल्कि वो ईडी की कार्यशैली और यहाँ अपना पक्ष कि किस प्रकार ईडी सत्ताधारी दल की एक विंग की तरह काम कर रही है और वो उद्योगपतियों से पैसे जुगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि ईडी के वकील राजू ने भी इस बात का विरोध किया बीच बीच में, लेकिन अरविंद केजरीवाल रुके नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि अंदर बैठकर जेल में बैठकर सरकार नहीं चल सकती। तो यहाँ कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये केजरीवाल के ऊपर है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संभवतः ये पहला मामला होगा जब संविधान जो लोग बना रहे थे उन्हें कभी
ऐसा स्थिति का उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि जहां सत्ताधारी दल ही विपक्षियों को कमज़ोर करने के लिए वो चुनाव न लड़ पाए, इसलिए पूरा पैसा उद्योगपतियों का अपने पक्ष में कर लेंगे, विपक्षियों के खाते फ्रीज किए जाएंगे। यहाँ तक कि दल को तोड़ने के लिए भी सरकारी जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाएगा। तो संविधान जब बनाया होगा, जब कल्पना की गई होगी, तो उन्हें संभवतः ये विश्वास नहीं रहा होगा कि किसी समय ऐसी स्थिति भी आएगी कि केंद्र सरकार खुद किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने राजनीति के लिए जेल में डालेगी, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या अभी ताज़ा मामला अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने साफ कहा कि ईडी करीब 2.5 साल से हमारे लोगों के खिलाफ केस चला रही है, लेकिन एक भी पैसे की मनी ट्रेल नहीं मिली, जबकि जो चुनावी चंदे के जरिए जो मनी ट्रेल मिली है वो किन्ने बनाई है, आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो शराब माफिया जिसे कहा था ईडी ने कभी, अब वो सरकारी गवाह बन के जब मेरे खिलाफ बयान देता है और जेल में बंद होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा देता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। ईडी ने जवाब देने के लिए कुछ समय भी मांगा, तो माननीय कोर्ट ने 1 अप्रैल तक का समय दिया, संभवतः तभी तक रिमांड में रहेंगे। हाई कोर्ट में अगर राहत न मिली तो जैसे मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी माननीय उच्चतम न्यायालय में भी अपील करेगी। लेकिन जैसा मैंने अपने ब्लॉग में शुरू में बताया कि किस प्रकार कानूनी पहलुओं की आड़ लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल को जेल की सेक्शों में रखना चाहती है, ताकि अभी आगामी जो चुनाव के मुहाने पर देश है, तो उस चुनाव की तैयारियों को, विपक्ष की तैयारियों को प्रभावित किया जा सके और आम जनता में नैरेटिव बने कि जो भी विपक्षी नेता हैं सब करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की लाइन लगी है और चुनावी चंदे ने किस प्रकार उद्योगपतियों को धंधे दिलाए हैं, इसका भी खुलासा हो गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।